क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। दुनिया में मानो अपन दो वेक्टर सुनते हैं, पी और क्यू, ऐसे तो कोई दो वेक्टर दिए होंगे आपको, और इनका रिजल्टेंट मान के चलो आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। क्वेश्चन में दिया जाता है मानो कि भैया ये जो P है उसका मैग्नीट्यूड अगर x है तो Q का भी मैग्नीट्यूड x है। इसका मीनिंग होता है बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब इन शॉर्ट आप R बोल सकते, इन शॉर्ट Q कह सकते, इन शॉर्ट P कह सकते। तो दिस इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ द वेक्टर, मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड x ही है, सबकी वैल्यू x x x है। तो इनसे इनका कहना है कि भाई साहब आप बताओ P और Q के बीच में जो एंगल रहा होगा थीटा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा, कैसे होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा टाइप से। तो अपन पुट करते हैं, आर की जगह एक्स पुट किया, यहाँ पे आपने एक्स एक्स पुट किया तो 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहा, कॉस थीटा। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट उठ जाएगा। जब स्क्वायर रूट उठ जाएगा तो ये 2x स्क्वायर इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो इन और क्या हुआ, यहाँ पे बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर और फिर बचा कॉस थीटा। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर हो गया कैंसर, और ये 2 इधर आ गया तो -1/2, तो -1/2 आंसर किसका आया, कॉस थीटा। कल से शायद 3 4 5 बार हो गया है कि कॉस का आंसर -1/2 कब होता है, जब थीटा का आंसर 120 डिग्री होता है। क्या आप मानने को तैयार है कि 120 डिग्री का मतलब ही 2π/3 रेडियन होता है, पढ़ा है आपको, क्योंकि π/3 यानी 60 2s आर 120। सही है, बनाओ। ठीक है, बढ़ेगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नोट करो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, one double the other in magnitude, one double the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the two forces, is perpendicular to the smaller of the two forces, find the angle between the two forces. है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से मजा आएगा। देखो कैसा है ना, दो फोर्सेस मानते हैं अपन P और Q, फिर से अपन ने क्या कंसिडर किया, इन दोनों का रिजल्टेंट है R, रिजल्टेंट माने P और Q को आपने ऐड कर लिया। अच्छा मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो P है उसका मैग्नीट्यूड है x, तो Q का मैग्नीट्यूड मैं मानता हूँ ट्वाइस x, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस में ये दिया है कि एक फोर्स से मैग्नीट्यूड से डबल दूसरे का होगा, तो x 2x यहाँ तक बात ठीक है। चलिए बनाते सर अपन, सपोज ये वेक्टर P जो होगा, सपोज वो वेक्टर P ऐसा कहीं रहा होगा, इसको मैं मानता हूँ दिस इज वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड x बनाया। अब इनका कहना है कि ये जो PQ का रिजल्टेंट है ना भाई साहब, वो रिजल्टेंट जो है वो ये छोटू, इन दोनों में से छोटू फोर्स कौन है, P।
तो छोटू फोर्स को 90 डिग्री पे बनेगा, मतलब मानो ये रिजल्टेंट है तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितना है, 90 है। तो क्या आप ये मानने को तैयार है कि अगर ये P है तो Q को कहीं ना कहीं ऐसे ही रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। एक बार फिर से समझो, कभी भी रिजल्टेंट कैसे आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या सिखाता है, अगर ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में से आएगा, आएगा हाँ या ना, आएगा। दैट मीन्स हमेशा रिजल्टेंट दो फोर्सेस के बीच में से होता है। तो मैंने चीजों को वाइस वर्सा किया, क्या फर्क पड़ता है भैया, पहले एक फोर्स बनाया फिर रिजल्टेंट बनाया और मैंने सोचा रिजल्टेंट तो दोनों के बीच में ही होना चाहिए, मतलब P इधर है तो रिजल्टेंट के Q उस साइड होना चाहिए। अच्छा, और एक बात बहुत आसान ये है कि कॉमन सेंस वाली बात है, रिजल्टेंट का झुकाव ज्यादा किधर रहेगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो ये कोई एक चीज है, इसको आप इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे और आप इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज ना ही सीधी जाएगी ना ही आड़ी आएगी, ये चीज कहीं टेढ़ी भागने वाली है, टेबल या जो भी चीज है वो यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली बीच में ऐसे 45 डिग्री पे नहीं पहुंचेगी, इसका ज्यादा इंक्लिनेशन इधर रहेगा क्योंकि 100 वाला स्ट्रॉन्गर है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा रहेगा देन द वर्टिकल मूवमेंट। तो दिख तो रहा था कि ये टेढ़े में जाएगी, लेकिन टेढ़े में भी हॉरिजॉन्टली ज्यादा इंक्लाइंड रहेगी रादर देन इंक्लाइंड वर्टिकली। क्या ये कॉमन सेंस वाला फंडा ध्यान में आया? तो इसको मैं एक बार फिर से कहता हूं कि भाई साहब, अब जो आपके पास दो फोर्स है, ये P का मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड 2x है, तो x और 2x में बड़ा तो 2x है। 2x होने की वजह से रिजल्टेंट का झुकाव ज्यादा इधर दिख रहा है Q की तरफ। आपको झुकाव कैसे समझ में आ रहा, 90 से ये तो एंगल छोटू है ना, सपोज करो अगर ये 30 भी होगा तो 30 इज लेस देन 90। चलिए इतना लॉजिक लग गया सर, आगे बोलो। आगे ऐसा है भाई साहब कि अब अपन क्या करते, ये वाले एंगल को अल्फा मान लेते, ये जो 90 है वो अल्फा मानते। और खट से मैं आपसे आपको एक चीज पूछता हूं कि मैंने आपको टैन अल्फा के बारे में कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अल्फा किसके साथ बना है, P के साथ। तो मैंने कहा P को चुपचाप से लिख दो, ऊपर में क्या आएगा, Q साइन थीटा प्लस क्या आएगा, Q कॉस थीटा। बढ़िया। अब आगे सर जिसको आप अल्फा पढ़ रहे हो असल में वो tan 90 है, और tan 90 जो होता है वो एक्चुअली इनफाइनाइट होता है, नॉट डिटरमाइंड, मैं सीधा सीधा कह दूं तो आगे में क्या आएगा, Q साइन थीटा एंड देन P प्लस Q कॉस थीटा। अब सवाल ये है सर कि आंसर इज नॉट डिटरमाइंड वेन एवर द डिनोमिनेटर इज जीरो। आप समझो एनीथिंग बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो अगर आंसर इंफिनिटी आए तो पक्का दोष डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर का दोष है, इसका मतलब ये है कि भैया P प्लस Q कॉस थीटा का आंसर कितना मांगता है, जीरो। अब यहां से हमने देखा कि P का आंसर तो x दे रखा है, इसको उधर भगाओ, Q का आंसर कितना दे रखा है 2x, और यहाँ पे cos थीटा। बोलो इतनी कहानी समझ में आई, x ये 2x, 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x बनेगा, यहां से फिर क्या कैंसिल हुआ, x इधर क्या भागा -1/2, यहाँ पे क्या आया cos थीटा। तो बताओ फिर से थीटा कितना आएगा 120 डिग्री। थीटा माने समझ रहे हो, थीटा माने ये पूरा थीटा होता है, ये थीटा पूरा होता है। और हाँ दिख भी रहा है सर 90 प्लस, मैंने बोला भी था अंदाजे से 30 होएगा, अंदाजन बोला था, वो कोइंसिडेंस हो गया कि सेम आया, बट इतना तो दिख रहा था एंगल ऑप्ट्यूस आएगा, और सच में ऑप्ट्यूस आ गया, सेट हो गया प्लान अपना, करो। तो आपने देखा कि क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको वैल्यूज याद होगी, tan 90 कितना होता है, cos 120 कितना होता है। इसमें उस दिन जो टेबल पढ़ाया था वो काफी इंपॉर्टेंट है।
और आप अपसेंट रहना बंद करेंगे, ये सब जो भी छोटे मोटे एक्सक्यूज़ है, हॉस्पिटल, शादी, कभी गाड़ी पंचर हुई, कभी गाड़ी थी नहीं, ये क्या हम लोग सदियों से सुनते आ रहे। फिर बच्चों को बहाना नहीं मिलता तो मरे हुए दादाजी को 2-4 बार मारते, नानी को 2-4 बार मारेंगे, हाँ कर नानी मर गई, कौन पूछने जा रहा कौन सी नानी दे रही। तो ये सब क्या है, हमको सुनने में नया नहीं है, तो आपने सोचना चाहिए कि हाँ ये सर समझ गए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बेटर है आप रोज़ ट्यूशन को आएंगे। अब शादी के बहाने तो छुट्टी मत ही रखो, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अनलेस एंड अनटिल आपकी खुद की शादी हो, और जिस दिन आपकी शादी होगी तो सब क्लास को पूरे छुट्टी रहेगी, क्योंकि हम सब भी आपके शादी में आएंगे, तब तक कि आप छुट्टी ना मारे। क्वेश्चन लिखेंगे, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस is 18, and the magnitude of their resultant is 12. So stop. If the resultant is at 90 degree, with a force of smaller magnitude, then what are the magnitude of forces? चलो सीन समझते सुनो। पहली लाइन में क्या लिखा है, जैसे हमेशा की तरह मैं मानता हूं दो वेक्टर है पी क्यू, और ऐसा दिया हुआ है द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होते बच्चे इसमें, सम करना है इनके मैग्नीट्यूड का, इनका मैग्नीट्यूड सादा पी क्यू, वो कितना दिया है आपको 18। बाद में बोला है कि ये जो पी और क्यू है आप सब जानते हैं इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड माने सिंपली आर आपको कितना दिया है, ये 12 दे रखा है, राइट। और एक और तीसरी स्टोरी दे रखी है, वो तीसरी स्टोरी ऐसी कहती है कि जो भी छोटा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होगा, छोटा मैग्नीट्यूड कौन, चलो मैं पी मान के चलता हूं यार, है ना, तो उसको 90 डिग्री पे आप एक रिजल्टेंट बनाओ। क्या वो स्टोरी बिल्कुल ऐसी है जैसी अभी हमने बनाया था? तो ये वेक्टर पी हो गया, ये वेक्टर की, तो ये वेक्टर क्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, तो इतना स्टोरी तो हम लोग ध्यान में आ गया। चलो आगे बढ़ते, 1 बाय 1 चीज़ों को क्रैक करते। क्या बना सर यहाँ पे ऐसा हुआ बेटा कि तू टारगेट करने किसी को भी, जैसे Q का आंसर क्या आएगा 18 माइनस पी, है ना, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू दिया, अरे रिजल्टेंट तो ऐसा कुछ आता है, कैसे आता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 12 करके दोनों तरफ स्क्वायर मार लो, तो पी का स्क्वायर वैसे ही रखो, जो क्यू है ना भाई साहब, क्यू के जगह आप क्या पटक सकते, 18 माइनस पी ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 144। अच्छा एक चॉइस मैं पहले ही बता देता हूँ, कहाँ स्क्वायर आएगा बेटा, हाँ इस पे, राइट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट के एज इट इज चीजें आएगी। P वैसे ही रखा, Q, हाँ Q के जगह फिर से क्या रखना चाहिए था 18 माइनस पी, तो आप यहाँ पे 18 माइनस पी रखेंगे तो पूरा इक्वेशन P में कन्वर्ट हो जाएगा, बट P में कन्वर्ट होने के बावजूद अभी भी एक अननोन बचा है, कौन सा, थीटा। चलो वो थीटा का क्या है, यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब लगाते, अभी जैसे पढ़ाया था सेम बताओ, अगर मैंने इसको अल्फा माना तो अल्फा अपने को 90 दिख रहा है, फिर से मैं पूछता हूँ कि टैन अल्फा का मतलब क्या होता है, तो अल्फा किसके साथ बना है, P के साथ में, तो ऊपर में क्या आएगा हमेशा की तरह Q साइन थीटा एंड Q कॉस थीटा, लेकिन जैसे कि देखा अल्फा कितना है 90, tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट, सीधा लिखता हूँ tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आता है, जब एनीथिंग बाय जीरो, यानी ये नीचे वाला जीरो, नीचे वाला जीरो मतलब ये समझ गए कि P का वैल्यू क्या आया माइनस Q कॉस थीटा, अरे नीचे वाला जीरो यानी ये हो गया ना, और अगर ये हो गया तो माइनस को इधर लिखो, इधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, जब ऐसा हो सकता है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, फिर पी स्क्वायर 18 माइनस का पी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2p, अब ये जो Q cos थीटा है ना बॉस, वो Q cos थीटा का आंसर कितना आया माइनस पी, दैट्स इक्वल्स टू 144।
बस अब इसको ओपन कर देते। क्या आप सबको आंखों से दिख रहा है कि ये पूरा इक्वेशन पी में बना? जब पूरा इक्वेशन पी में बना तो पी की वैल्यू आएगी, जैसे ही पी की वैल्यू आएगी तो क्यू आ जाएगा। उतना काम आप कर लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, आंसर वगैरह घर पे निकालना, आपको मेथड समझना है बस। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस की कोई गिनती नहीं है। इन 2 साल में कम से कम ईमानदारी से पढ़ने वाला 40 से 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करता है। 40 to 50,000 आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो ये 2-3 क्वेश्चन पढ़े ना, वहाँ से कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ, उसको मैं जनरेट करके देता हूँ यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। ये एक वेक्टर मैंने बनाया और ये एक दूसरा वेक्टर बनाया, ठीक। अब उसके अलावा फिर या दूसरा चॉइस है कि ये वेक्टर बड़ा बना रहा हूँ और ये वेक्टर छोटा बना रहा हूँ। इन दोनों में बात सुनेंगे आप। जैसे अभी मैंने इसको P नाम दिया, इसको भी P नाम दिया, ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर Q है। अब आप सब जानते हैं कि रिजल्टेंट कैसे आता है ना? रिजल्टेंट दोनों के बीच में से ही आएगा। दोनों के बीच में से आएगा तो अब आप एक बार फिर से कॉमन सेंस लगाओ। जो रिजल्टेंट आता है वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग की तरफ झुका होता है। इसमें पी क्यू में स्ट्रॉन्ग कौन है? क्यू। तो आपका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं, चलिए ऐसे ही बना लेता हूँ जबी के जैसा, कि मतलब हाँ भैया इससे ये एंगल बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे बड़ा वेक्टर ये दिख रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैक्सिमम झुकाव इधर रहेगा। मानो ये रिजल्टेंट है आपका। अच्छा, एक बार फिर से अगर मैं ऐसा कुछ नाम देता हूँ, सपोज ये अल्फा है और ये सपोज बीटा है। वन मोर टाइम, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इसके बारे में एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसकी तैयारी आपने रखनी है। क्या तैयारी? सर यहाँ पे अगर P और Q का मैग्नीट्यूड कंपेयर करूँ तो Q का मैग्नीट्यूड बड़ा है, और उस हिसाब से अगर मैं अल्फा बीटा को कंपेयर करूँ तो अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है। दिख गया क्या सबको? अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है। अरे बहुत आसान था ये तो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका, P का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते बुक वाले और आप कंफ्यूज होते हैं, पेपर वाले भी ऐसे लिखते। सादा P Q और ये एक ही बात होती है बेटा। एक बार फिर से देखते हैं ना, यहाँ पे P और Q और अल्फा बीटा का कंपैरिजन करते, कौन बड़ा है? अबे कौन बड़ा है? P बड़ा है, यानी P का मैग्नीट्यूड बड़ा है। अब अल्फा बीटा में कौन बड़ा दिख रहा है? बीटा बड़ा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रिवर्ट रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे लेस देन तो यहाँ पे ग्रेटर देन। इजी टू अंडरस्टैंड था, बनाओ। अच्छा, आगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज पढ़ते। जैसे कि हमने देखा,
अगर कोई दो वेक्टर है P मानो और Q मानो, इनका रिजल्टेंट अपन बार बार R मान रहे, तो उसी बेसिस पे और एक चीज पढ़ लेते। क्या पढ़ते कि वो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है भाई साहब, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सर ऐसा है कि P और Q क्या देगा वो मुझे पता नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, 8 10 12 15 है ना, आई डोंट नो। लेकिन कॉस थीटा के बारे में मैं कुछ एक फिक्स चीज जानता हूं, वहां से मैं अपना नॉलेज यूज करूंगा। आप सबको मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ पढ़ा है, कल आपका छोटा सा टेस्ट भी हुआ, तो आप ये बताएंगे मेरे को कि साइन और कॉस का औकात कितना है दुनिया में। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच बीच में ही आती है, ये समझा। कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, इसका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो सकता है, 1 हो सकता है और उनके बीच में हो सकता है, इनको कभी क्रॉस करेगा क्या, नहीं। तो क्या आप यहां से फटाफट ये बता देंगे कि मिनिमम कॉस थीटा का वैल्यू और मैक्सिमम कॉस थीटा का वैल्यू समझ में आया, मिनिमम कितना है -1 और मैक्सिमम कितना है 1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है सर कि यहाँ पे ये वाले लोग तो फिक्स्ड रहेंगे, जीसीबी के इस क्वेश्चन में रहेंगे। अगर कॉस का वैल्यू मिनिमम रखा तो ये टोटल मिनिमम बन जाएगा, और अगर मैक्सिमम रखा तो ये टोटल मैक्सिमम बन जाएगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि जब मैं आर मिनिमम बनाऊंगा और आर मैक्सिमम बनाऊंगा तो उसका मतलब ये है सर कि अंडर रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू यहां भी आएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू यहां पे भी आएगा। जब मुझे मिनिमम बनाना है तो कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 पुट करूंगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करूंगा। क्या आप सब देख पा रहे हैं, माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी जैसा कुछ क्या आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्या इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बढ़िया, अगर ऐसा आंसर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p माइनस क्यू आया और ये कितना आया, p प्लस क्यू आया। नहीं समझ में आया? तो r मिनिमम r मैक्सिमम का मतलब दुनिया में जब भी रिजल्टेंट निकालूंगा, जब भी r की बात करूंगा तो r का आंसर ऑफ कोर्स मिनिमम या उससे बड़ा ही रहेगा और इसका वैल्यू ऑफ कोर्स मैक्सिमम या उससे छोटा ही रहेगा। अरे तो कॉमन सेंस है ना, जब आपको पता है r की ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब r इनके बीच बीच में ही रहेगा। ठीक है, बीच में मतलब यहाँ पे इक्वल टू भी दिया है, कभी कभी हो सकता है वो मिनिमम रहे, कभी कभी हो सकता है वो मैक्सिमम रहे, एज सिंपल एज दैट। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि आर मिनिमम का आंसर आपने निकालना, कितना निकालना, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे आपने इसका आंसर निकाल लिया कितना, पी प्लस क्यू। खैर अभी सेफ साइड अपन ऐसा भी चल सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से एकदम पढ़ने का है तो आप ऐसा बोल सकते हो, अभी आपको पता है कि पी कौन, पी बड़ा है या क्यू बड़ा है, नहीं। अरे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन वाले अपने को दो पी का वैल्यू 8 और क्यू का वैल्यू 4, सुन लो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 माइनस 4, तो आंसर क्या आया 4, सही है। स्क्वायर रूट के अंदर से आंसर जो भी निकलेगा पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी तो दिया जा सकता है कि पी का वैल्यू 4 और क्यू का वैल्यू 8, वो तो कुछ भी दे सकता है ना, तो इन दैट केस आंसर क्या आएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, -4। लेकिन आप जानते हो स्क्वायर रूट का आंसर कभी निगेटिव में आता है क्या, नहीं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ मॉड देके रख दो, समझ में आ गया। तो एक चीज मैंने यूनिवर्सली सीख ली, 10वीं तक गलतियां करता था, अब नहीं करूंगा। अब जब जब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो मैं उसको मॉड ऑफ एक्स लिखूंगा। बात को, फंडे को समझो। अपन 10वीं तक बड़े बिंदास थे, अपन ऐसा दिखा तो क्या लिख देते थे, एक्स, अरे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ बोलते, ऐसा अपन सीखते थे। लेकिन आज मैंने बताया ना आपको गड़बड़ क्या होती है, तो जब कभी नेक्स्ट टाइम आप ये देखोगे तो उसका असली एक्चुअल लिखने का तरीका ये होता है। मॉड क्यों, एक बार फिर से बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर से जब भी चीज बाहर आएगी तो गारंटीड तौर पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, इसमें अपन ने मॉड लिखा। डन है, फंडा समझ में आ गया। अच्छा क्या यहाँ पे मॉड लिखने की जरूरत है, नहीं कोई जरूरत नहीं, आप लिखो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि जब माइनस करते हो तो माइनस आने का चांस होता है, जब दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर भी खुशी है तो आप दे दो मॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस वजह से यहाँ पे भी आपने मॉड देना चाहिए और यहाँ पे भी अगर आपकी इच्छा है तो आप मॉड दो, मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है, एक बार फिर से सोचो, वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट और आर माने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कहिए मेरे साथ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन या चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स
एक बार फिर से सोचिए, ओरिजिनल वेक्टर्स क्या थे? पी वेक्टर क्यू, उनका रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर आर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कई बार ना बच्चे को आता सब कुछ है और वो जब एग्जाम में इंग्लिश में कुछ हाई फाई सेंटेंस लिख के देते तो अपने को लगता है यार ऐसी चीज़ तो मैंने कभी कोई पढ़ी ही नहीं है, फिर मैं कैसे करूँगा। बट आप हर चीज़ पढ़ चुके होते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना आपको कि सिलेबस और कॉपी के बाहर का कभी कोई पेपर में आएगी नहीं चीज़। मेरे ही नहीं, आपको पढ़ना एनसीईआरटी से है या जो भी आपकी किताबें फिक्स्ड है उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। बस आप कई बार क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट लैंग्वेज इन द इनिशियल फेज। और वो इनिशियल फेज में हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि वेक्टर आर का सिर्फ आर लिखा है, माने इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और इसको क्या पढ़ते? लेस देन और इक्वल्स टू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड, ये क्या है? चेंज, माइनस है ना, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, पी और क्यू सादे वेक्टर्स थे, एंड इट इज लेस देन और इक्वल्स टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। कहो क्या है ये? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, दैट वाज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। चेंज बोल दिया, मॉड पटक दिया, चेंज मतलब कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, मॉड से तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? पक्का है ना? अभी लिखेंगे नहीं और एक दो बात समझ लेंगे। अच्छा सर, और समझाओ, आप क्या समझा सकते? देखिए बड़ी आसान सी चीज, और कुछ समझ पाओगे आप? कौन सी चीज? सर ये जो -1 है सर, ये कब आता है? वैसे तो काफी बार आता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि थीटा जब 180 डिग्री होता है तब आंसर -1 आता है। याद करो, कर भी पूछा था मैंने आपको, इसके पहले भी बताया कि cos 180 -1 होता है। जितनी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करोगे उतना मजा आएगा। cos 180 -1, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0। आप याद करो, ये तो 10th में ही पढ़ा आपने, cos 0 का वैल्यू 1। तो ये दोनों समझ में आ गए? अच्छा सर, थीटा 180 का मतलब क्या? जब एक वेक्टर इधर भाग रहा हो और दूसरा वेक्टर उधर भाग रहा हो तब इनके बीच में क्या होता है? 180 डिग्री। और 0 का मतलब क्या? एक वेक्टर इधर भाग रहा है और दूसरा वेक्टर भी उसके ऊपर से ही जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तब उनके बीच में एंगल कितना कहोगे? 0 डिग्री। तो एक और फंडा क्लियर हो गया भाई साहब। 180 माने ये मिनिमम वाला फंडा था, ये वाला मैक्सिमम फंडा था। तो रिजल्टेंट मिनिमम तब बनेगा व्हेन दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और मैक्सिमम कब बनेगा? व्हेन दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। मे बी दे आर बोथ एक्टिंग इन राइट, बोथ एक्टिंग इन लेफ्ट, बोथ एक्टिंग अपवर्ड्स और बोथ एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और बोथ एक्टिंग सम लाइक नॉर्थ ईस्ट। किधर भी जाओ भाई, बस सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या ये पूरा आइडिया क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, आगे बढ़ते। एक और चीज देखो, अब मैंने माना कि ये एक वेक्टर P है और ये एक वेक्टर Q है, इनका रिजल्टेंट बोलो, तो आप कहोगे सिंपल है, एक काम करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ से डायगोनल निकल के आया। ठीक है, ये डायगोनल निकल के आया, इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट R नाम दे दिया। सर इशारों में हुआ क्या है? हुआ ये चीज है कि मानो ये कुछ भी हो सकता है, मानो ये x है, ये 2x है, इसका मैग्नीट्यूड x दिया, इसका मैग्नीट्यूड 2x दिया। इतना तो तय है कि अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो इसको आप एक रेक्टेंगल कहोगे। अरे कहोगे ना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कहोगे मतलब ये 90 तो ये भी 90, और उस हिसाब से क्या आपको ये हाइपोटेनस नजर आ गया? तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप जानते हो कैसे आता है? हाइपोटेनस का आंसर आता है अंडर रूट ऑफ दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन। तो इसका आंसर यही आएगा। अगर भरोसा नहीं तो मैं प्रूव करके देता हूं। देखिए आर का वैल्यू क्या आता है, सुनो, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, बराबर। क्या आप मान रहे थीटा कितना दिया है? 90, बराबर है, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया ना। अरे इतना फैक्टर 0 हुआ तो इतना ही तो बचा। तो इसके बाद में हम लोग बार बार ऐसा लिखते बैठेंगे क्या? नहीं नहीं, जब जब ऐसा दो के बीच में 90 दिखेगा, तो जब जब दो के बीच में 90 दिखेगा तो बीच वाला फंडा हमेशा हाइपोटेनस थ्योरम से बता देंगे। अच्छा, इसको और एक स्पेसिफिक केस में लेके जाते हैं। देखो सुनो, ये वाला अभी तो मैंने फिर भी थोड़ा, चलो मैं अभी बता ही देता हूं। ये P है, ये Q है, मानो ये भी X है, ये भी X है, और अब आपको दिख रहा है कि अब जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा आप उसको स्क्वायर कहेंगे, हाँ या ना? अगर आप इसको स्क्वायर कहेंगे तो फंडा तो यही आएगा, ये वाला रिजल्टेंट रहेगा। और हाइपोटेनस थ्योरम से फिर से आप आंसर कैसे बताएंगे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स एक्स माने पी और क्यू बराबर है, जब पी और क्यू बराबर है तो आप एक काम करो, पी के जगह तो पी पुट करो, क्यू के जगह भी पी पुट कर दो। क्या जा रहा अपने बाप का, दोनों तो सेम है।
और जब दोनों सेम है तो ये अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 2p² माने √2 और ये बाहर क्या आएगा p, तो ये क्या बना आपका रिजल्टेंट r। भाई साहब ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी किए जा सकते थे, मैं इसको अलग से इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे डायग्राम दिखा फट दिमाग दौड़ना चाहिए और ये मेरा राइटिंग वर्क जितना भी मैंने किया वो नेक्स्ट टाइम से बचना चाहिए। सोचो 1, 1.5, 2 मिनट, आपके 2 मिनट आपकी रैंकिंग हजारों से पीछे लेके जा सकती है। अगर आपने एक क्वेश्चन में थोड़ा डिले किया और अगर आप वो क्वेश्चन नहीं बना पाए मतलब आपका 4 मार्क का नुकसान है, और 4 मार्क में कितने हजारों रैंकिंग से आप पीछे आ जाएंगे। शायद जो NIT IIT आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर के अंदर कितना राइटिंग वर्क करें। पेपर तो ऑनलाइन होता है, स्क्रीन पे मत लिख के आना। रफ पेज पे भी मैं कह रहा हूँ, जब रफ पेज पे रफ करोगे तो लिखने में वक्त बर्बाद होता है ना। इतनी चीज़ें सोचो दिमाग में फट से आ गई तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा, मेरा टाइम सेव होगा। इसलिए ये बातें ध्यान में रखें। बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको यू हैव टू टेक केयर। फॉर एग्जाम्पल एक आधा मैंने ऐसा ट्रायंगल बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ही मैंने कह दिया कि ये 3 है ये 4 है, फट से ध्यान में आना चाहिए 5 है। वो नहीं कि आप करते बैठे हाइपोटेनस थ्योरम। अरे आप करके देखो 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट 5। तो जब जब ऐसा दिखेगा 3 दिखा 4 दिखा खट से हाइपोटेनस कितना 5। इन चीजों की आदत करना, ठीक है। तो आपसे क्या ध्यान में रखेंगे, केवल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस आना पक्का है, और उसमें भी अगर वो स्क्वायर बन रहा है अगर सेम है तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा √2 इंटू पी काइंड ऑफ। बनाओ। अपन ट्रायंगल के बारे में जानकारी जो पहले से जानते हैं वो देखते एक बार। ये देखिए एक ट्रायंगल बनाया अपन ने, और खास आपका मनपसंदीदा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया अपन ने, और इसमें अपन ने ये थीटा माना। तो आप सब जानते हैं ये वाला जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, और अगर इसको थीटा मानूंगा तो थीटा के हिसाब से ये ऑपोजिट और थीटा के हिसाब से ये हो गया एडजेसेंट, राइट। तो थोड़ी बहुत जानकारी जो आप जानते हैं वो ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यूज। साइन का मतलब क्या होता है भाई, ऑपोजिट अपॉन आप करें हाइपोटेनस, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और दिस अपॉन दिस में एच कैंसल होगा तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बढ़िया, इतना तो आप सब जान गए। तो इस पर से मैं एक बात आपसे पूछता हूं, वो आप बताइएगा। ये अगर 90 है, सपोज ये 90 है, और अगर मैंने मान लिया कि ये 37 डिग्री है, तो क्या आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री होता है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, फटाक से बताओ। 180 में से 90 और 37 माइनस करो, या सिंपल, ये तो 90 है, 90 में से 37 माइनस करो, 53 है ना। इतना टाइम हो गया, बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो गया। गधे, अब ये दिख ही रहा है 90 है, 90 में से 37 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री। चलो इतना सेट हो गया। अब क्या सर, अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको। चलो इसको मैंने 5 माना, ये हाइपोटेनस है ना 5। क्या आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, और आप ये भी जानते होंगे कि एंगल के ऑपोजिट साइड्स बराबर करस्पॉन्डिंग रेशियो में होती है। मीन टू से इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है 90, सबसे बड़ा 90, इसलिए उसके ऑपोजिट सबसे बड़ी साइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर किसका है 53, तो इसके ऑपोजिट 4 लिखता हूं, इसके ऑपोजिट 3 लिखता हूं। अब आया मजा आपको, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटू है तो साइड भी छोटू, फिर बड़ा है 4, फिर सबसे बड़ा है 5, और ये मैच हो रहा है हाइपोटेनस थ्योरम से। 3 4 दिखते ही हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। अब देखो फटाफट मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा देता हूँ कि साइन 37 कितना होता है, उसके बाद में मानो कॉस 37 कितना होता है, फिर आप बता पाएंगे साइन 53 कितना होता है, कॉस 53 कितना होता है, और उसके बाद में टैन 37, और फिर आएगा टैन 53। तो जल्दी से बताना, साइन का मतलब अभी पढ़ाया था, साइन यानी 37 पूछ रहे हो ना सर, साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/5। इसी तरीके से आप लॉजिक लगाते रहो, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो 3/5 तो ये 3/5, ये 4/5 तो ये 4/5 कर लोगे, और ये 3/5 4/5 अपॉन में करोगे तो 3/4, ये कितना आएगा 4/3। तो अब तक शायद हमने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया होगा कि साइन 37 भी नाम की कोई चीज रहेगी, उसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट कभी आएगी, आज आ गई।
है ना, और इसके बाद हर बार आनी चाहिए, उतना अच्छे से याद रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरे को सिर्फ ये एक ही वैल्यू याद है, sin 37। अब जो sin 37 आएगा उसके रिवर्ट ये और उसके रिवर्ट ये, क्योंकि एक बार 37 आ गए तो 53 में उसका उल्टा आएगा, और जो साइन आए वो तो कॉस आएगा नहीं। अगर नहीं समझ रहे बात, एक याद हो गया तो बाकी के सारे ऑटोमेटिक याद हो जाते। कर लो। अभी एक बात सुनना, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, 5 के टुकड़े करो। टुकड़े, टुकड़े का मतलब ऐसा हुआ कि सर मैं तो टुकड़े कैसे भी कर सकता था, 1 + 1 + 1 + 1, तो भी आंसर 5 हुआ। तो मैंने अभी कितने टुकड़े किए, 5 टुकड़े कर लिए। अच्छा कुछ और करते, ऐसा करते 2 + 3 कर लेते, तो ये 2 ही टुकड़े हुए। या दूसरा कुछ है ना, 2 - 2 + 3 एंड +2, या +1 + 1, ऐसा सोच लो ना आप। तो इसमें क्या हुआ, 2 - 2 कैंसिल हो गया, वापस आंसर 5 आ गया। ये भी तो अपने आप में टुकड़े ही है, ठीक है। तो 5 के आप कितने टुकड़े कर सकते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप अपने मर्जी से कुछ भी जमा सकते हैं ना। मैं तो सीधा कहूंगा कि 5 के इनफाइनाइट तरीके से आप टुकड़े कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, क्योंकि मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप प्लस भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं, तो आप तो इनफाइनाइट तरीके से कर पाओगे। लेकिन मैं आपको जैसे कंडीशन दे देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि भैया नहीं 5 के ऐसे टुकड़े बनाओ ताकि वो टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने कहा आपस में परपेंडिकुलर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके नजर में आ गया, ठीक है। तो ये वाला फंडा अलग रहेगा। खैर मैं सॉरी ये इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, वो वेक्टर्स की बात है। अच्छा ये वाला सिस्टम समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप ये समझ जाओ कि अगर मैंने कोई वेक्टर आपको दे दिया और मैंने कहा कि वेक्टर के आप कंपोनेंट्स बनाओ, जैसे 5 के टुकड़े किए वैसे ही वेक्टर के आप टुकड़े करो, तो कितने टुकड़े कर पाओगे, इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते। कैसे करते वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। पहला आप हेडिंग दे दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या आप उसको लिख सकते कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा तो आगे देखिए क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल काम है। आपको एक अदर वेक्टर दिया है, जैसे ये फोर्स है, मानो फोर्स इज अ वेक्टर, और ये दे रखा है आपको 10 न्यूटन। और कोई बंदा अपने से पूछता है कि नहीं नहीं ये एक काम कर तू, ये वाला जो है ये आपको दिया है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, और कोई पूछता है कि इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बता। बहुत सिंपल काम आपने करना कि इस डायरेक्शन में एक ऐसी वेक्टर फिर से खींच लेना, और आप क्या करोगे, एंगल 45 है ना, बहुत आसान काम है, आप इसको कर दो बस 10 cos 45, ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। क्यों हुआ, तो एक कंस्ट्रक्शन करके छोटा सा मेरे को बताना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डांगो, ये डांगो वो डांगो, वो कोई काम का नहीं आपके। सीधा सा मतलब ये रखने का, कोई ओरिजिनल वेक्टर दिया है, कोई डायरेक्शन दिया है और एंगल दिया है, तो हमेशा वो कॉस कॉम्पोनेंट बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 cos 45 है तो कितना आएगा 10√2। अरे cos 45 ने 1/√2, तो 1/√2 × 10 यानी 10/√2।
अच्छा एक आध बार फिर से सुनते हैं, कोई पूछता ही नहीं मेरे को ये वाले डायरेक्शन में बता, और ये डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री मान, तो ये कितना आंसर आएगा बताओ, 10 cos 30। तो 10 cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 5 टाइम्स यानी आंसर कितना आया 5√3। तो ऐसे में कहीं पे भी कंपोनेंट ले सकता हूं यार, मेरी मर्जी है, नहीं किसी ने ये एंगल बताया, किसी ने ये एंगल बताया, तो मैं कहीं पे भी जाके उसके कंपोनेंट निकाल सकता हूं, ये आप समझ गए। बट अब मैंने थोड़ा स्पेसिफिक जाना चाहा, स्पेसिफिक ऐसा जाना चाहा कि ये वाला देख भाई ये 10 न्यूटन है, और तूने क्या करना इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सुनो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब अगर मैंने एक कंपोनेंट इसका ये पकड़ा तो इस कंपोनेंट को 90 डिग्री में, वो ओरिजिनल छोड़ो, ओरिजिनल का एक कोई टुकड़ा पकड़ लो, उस टुकड़े को क्या करना है 90 डिग्री पे। अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या, पहले अगर आपको इस टुकड़े की इंफॉर्मेशन है, मानो ये 30 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब आप आंसर आराम से निकाल सकते। तो इसको क्या कहोगे, ये रहेगा आपका 10 cos 30, तो ये अपने आप में क्या रहेगा 10 cos 60, ठीक है। अच्छा 10 cos 30, तो ये कितना आएगा 10 cos 30 मैंने बताया था √3/2, यानी आंसर क्या आएगा 5√3। और इसका आंसर देखिए 10 cos 60 माने 1/2, और 1/2 यानी ये 5 हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, सुनो इसी एग्जाम्पल को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, कि वही आपको 10 न्यूटन दे रखा है और फिर से आपने क्या किया, ऐसा किया, ये वाला है, इसके साथ में कितना डिग्री बनाना था 30 डिग्री। तो मैंने कहा ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक 60 है, वो आप समझ गए, लेकिन नहीं लिखता 60, उसका यूज ही नहीं करता हूं मैं। अब उसके बावजूद भी हम आंसर कर सकते कैसे, ये वाला आंसर फिक्स्ड है, कितना आएगा 10 cos 30, क्योंकि इसके साथ एंगल दिया है, इसको ठीक ठीक 90 पे 100% क्या आएगा 10 sin 30। बस अगर आपने ये इतना याद कर लिया तो आगे का चैप्टर पूरा ऐसे ही आसानी से निकल गया। मतलब अब हमने सीखा कंपोनेंट कैसे बनाना, जिसके साथ एंगल है वो कॉस कंपोनेंट, और बचा हुआ वो वाला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर क्यों कह रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली 90 डिग्री दिया है, और बचा हुआ कंपोनेंट वो अपने आप में क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट, याद रहेगा। अब अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप फिर से देख लो, 10 sin 30 मतलब 1/2 होता है, आंसर 5 आंसर आया था, ये तो ऑफकोर्स उतना ही रहेगा जितना लास्ट टाइम आया था। तो अब इस बहाने मैंने आपको ये पढ़ाया, ये बहाने से एक और चीज मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्या जब भी मैंने आपको बताया था ये स्टोरी नहीं कि ये 90 वाली ये बीच में से जाएगा तो कहीं ना कहीं हाइपोटेनस वाला फंडा आएगा, क्या बताया था जब भी आपको r = √p² + q² की कुछ स्टोरी बताई थी। आज के दिन चलो उसको वेरीफाई करके देखते हैं अपन। r माने ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट कितना है 10 √ p माने ये, अरे ये कितना, अरे भाई 10 √3/2 मतलब कितना 5√3। तो यहाँ पे एक काम करो 5√3 का स्क्वायर करो, और q माने कितना 5, तो उसका आपने स्क्वायर किया। थोड़ा ध्यान में आ रहा है, आगे बढ़ते। तो आगे कितना आंसर आएगा √ स्क्वायर करो 25 3 75 आएगा ध्यान में 75, और ये 25 कितना आया 100, √ बराबर हो गया, सेम हो गया। तो वो जो पढ़ाया था मैंने जब भी, और ये जो अभी हमने देखा ये एकदम सही है। ये अपने आप में क्या प्रूव करता है कि देख तूने आर के एग्जैक्टली 2 टुकड़े जब किया तब तेरा आंसर मैच हुआ, मतलब तू आर के 2 ही टुकड़े कर पाएगा इफ यू वांट देम परपेंडिकुलर। एक बार आखिरी बार सेंटेंस ये मैं बताता हूं आपको, कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसके आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि यार मैं कितने कंपोनेंट बना सकता हूं, अरे यार इनफाइनाइट, तू मर्जी वहां पे कंपोनेंट बना। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकता हूं, कितने रेक्टेंगुलर, जैसे ही रेक्टेंगुलर बोला मतलब उन दोनों कंपोनेंट के आपस में 90 रहेगा, तो आप बोलना कि भाई साहब तू सिर्फ 2 ही बना पाएगा, उसमें से एक रहेगा कॉस कंपोनेंट और एक क्या रहेगा साइन कंपोनेंट। वापस बताओ कितने कंपोनेंट्स बना सकते, इनफाइनाइट। कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते, ओनली 2। उसमें भी क्या अभी मैं जो बातचीत कर रहा हूं ये 2D में है, अरे बोर्ड पे बन रहा ना, सोचो बोर्ड में ना बनाते हुए इस कमरे में बनाता, उस कोने से ऐसे हवा में निकालता तो वो 3D में रहता। तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 बनते, कितने बनते 3। फाइनली एक बार फिर से वेक्टर के कंपोनेंट इनफाइनाइट बनाए जा सकते 2D में। 2D में वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 बनेंगे, 3D में वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 बनेंगे। 3D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3, 2D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2, और खाली कंपोनेंट
इनफाइनाइट, कितने भी बनाए जा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो आप। आपने अभी तक कुछ लिखा है क्या? लिखो फर्स्ट, अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। A vector can have infinite components if no particular condition is put. If no particular condition is put. Second, a rectangular, a vector may have only two rectangular components, in 2D. Next, a vector may have only three rectangular components, in 3D. अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स बनाओगे आप। नेक्स्ट टाइटल रहेगा, अपन ने सीखा ऐड कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते, कैसे सीखा, ट्रायंगल लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। याद है एक चौथी मेथड बताई थी, वो आज सीखेंगे। हाँ भाई सब आगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट मेथड। जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बहाने ही इसको पढ़ेंगे अपन। तो अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं जानबूझ के ये एक्स वाई एक्सिस टाइप का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लिया मैंने। अब क्या करना है देखिए, आपको मानो तीन वेक्टर्स दे दिए हैं, मानो यहाँ पे ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, यहाँ पे ये एक वेक्टर दे रखा है 20 न्यूटन का, और नीचे जाता हुआ एक वेक्टर दे रखा है 5 न्यूटन का। तो तीन वेक्टर है, अरे तीन वेक्टर माने तीन फोर्स है, और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ये मानो है 30 डिग्री और ये वाला जो है ये 30 डिग्री आपको दे रखा है। अब आपको कहता है फंडा क्या हुआ समझे आप, मानो ये कोई एक बॉडी है, अभी एक पॉइंट के फॉर्म में एक बॉडी कंस्ट्रक्ट किया मैंने, तो एक ही बॉडी को तीन लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे, एक नीचे खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो फाइनली बॉडी किधर जाएगी वो देखना जरूरी है। मतलब फाइनली बॉडी पे कितना रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो देखना जरूरी है ना। कॉमन एग्जांपल्स आपको आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक आधा बॉडी है, एक दोस्त उसको 50 न्यूटन इधर से खींच रहा है, एक 20 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो आपने कहा फट से जवाब दे दिया था कौन जीतेगा, 50 वाला जीतेगा। कितना आंसर आएगा, 50, 20 माइनस कर लो
तो कितना आएगा 30, मतलब बॉडी का टोटल फोर्स इधर दिखाएगा 30 न्यूटन। तो सिंपल क्वेश्चन था ना, उसमें कोई आड़ा टेढ़ा फंडा नहीं था, अब आड़े टेढ़े फंडे आ गए। तो वही लॉजिक लगाना है बट इन अ डिफाइंड फॉर्मेट, कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन उसको। तो इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप है, वो मैं स्टेप्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी आड़े टेढ़े वेक्टर है उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेते। मैंने क्या कहा, जो भी आड़े टेढ़े वेक्टर है, आड़े टेढ़े का मतलब आड़े नहीं बोलूंगा, टेढ़े वेक्टर खाली। आड़े वेक्टर पसंद है अपने को, खड़े वेक्टर भी पसंद है। अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे, बट ये इंक्लाइंड, ये जो भाग रहे हैं इनसे जरा हमको दिक्कत है, क्योंकि हमको बचपन से फेवरेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरा हमको कुछ ज्यादा आता नहीं है, तो हमने उस पर फोकस करना है। तो हम लोग क्या चाहते, चीजों को सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना पसंद करते। एक बार आपने ये किया कि दूसरा काम आप ये करना कि आप राइट वालों को प्लस मानना, लेफ्ट वालों को माइनस, ऊपर वालों को प्लस, नीचे वाले को माइनस, ऐसा मान लेंगे। और आपने एक बार ऐसे माना तो उस बेसिस पे आप आर एक्स निकाल लेना और आर वाई निकाल लेना। सर ये आर एक्स और आर वाई क्या चीज है? बेटा ये बहुत आसान है। आर एक्स का मतलब होता है रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, और ये क्या होगा, वाई माने वर्टिकल कॉम्पोनेंट। और इतना काम जब तू करेगा ना यहाँ पे, तो तीसरे काम में एक काम कर देना, जो तेरा रिजल्टेंट रहेगा वो हमेशा आएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, हमेशा ऐसे होगा हाइपोटेनस थ्योरम से। उसके बाद की स्टोरी ये है कि अगर तेरे को एंगल चाहिए तो तू एंगल भी बता पाएगा। जैसे अगर तेरे को tan अल्फा बताना है तो तू उसको ऐसे लिख देना, माने आर एक्स अपॉन आर वाई। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द एंगल विथ वर्टिकल, हमेशा याद रखेंगे जो नीचे आएगा उसके साथ एंगल बनेगा। ठीक है, ये रीजंस भी मैं आपको समझा सकता हूं, या धीरे धीरे अपने आप आपको समझ जाएंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन करते, एल्गोरिदम करते, प्रैक्टिस आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या क्या करना है बताइए। जब भी ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा दिखाया, इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है। पहले काम क्या करेंगे, आपको चीजें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पसंद है, उसके बाद में ये साइन कन्वेंशन ध्यान में आ गए, आसान थे। इन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप उनकी एडिशन करके क्या निकालोगे, आर एक्स, और एडिशन करके आर वाई, आर एक्स आर वाई आ जाएगा तो आर आ जाएगा, और आर के बाद में tan अल्फा निकालोगे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दिस आर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिमेंबर आर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये अल्फा बीटा मतलब एंगल, एंगल माने डायरेक्शन। तो बेसिकली ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुआ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर बनता है, कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको जब ये पूछा जा रहा है तो आप ऐसे ही बताएंगे ना, ये तरीका मैंने यूज किया है। एक बार अपन ये वाली चीज नोट करो, स्टेप्स। अभी डायग्राम मत लगाओ, ये खाली करो, या डायग्राम भी बना लेना बाद में, पहले ये नोट करो। बन गया? चलिए अब हम काम की शुरुआत करते। अच्छा, डायग्राम में और थोड़ा एडिट कर देता हूँ, यानी आपको लगेगा कि हाँ कुछ और डिफिकल्ट कर रहे हैं। जहाँ 30 डिग्री उसको एक काम करो 37 डिग्री कर लो, आदत भी हो जाएगी फिर 37 53 की। ये ओरिजिनल डायग्राम आपने बनाया, इसी डायग्राम में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। सुनो, इसी डायग्राम में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल डायग्राम आपके पास है, ये मानता हूँ। चलो 5 न्यूटन मेरा वर्टिकल है, तो ये मेरा फेवरेट है, इसको कुछ नहीं करूंगा। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसको मैं तोड़ूंगा। 10 का एक इधर आएगा और एक उधर आएगा। ये लॉजिक सबको लग रहा है कि इसके टुकड़े होंगे तो ऐसा, क्योंकि आपस में आप ये सोच सकते हो कि इसका ही रिजल्टेंट निकला होगा, तो इसके ये टुकड़े होंगे। ये वाला टुकड़ा क्या रहेगा, 10 cos 37, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मैंने बताया था जिसके साथ एंगल है 37। तो ये अपने आप में ये वाला क्या हो जाएगा, 10 sin 37, बढ़िया।
उसके बाद में फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाले के भी टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या मानते हैं आप, ये वाले का ये टुकड़ा और इधर भी एक टुकड़ा जाएगा, इसके ये दो टुकड़े होंगे। क्या 20 के साथ ये 37 बना है तो ये रहेगा 20 cos 37, जबकि ये अपने आप में क्या बनेगा 20 sin 37। यहां तक एग्रीड हो गए। और मैंने कहा 5 न्यूटन वैसे भी मेरा फेवरेट था तो उसको एज इट इज रखना है। अब हुआ ये बेटा कि ओरिजिनल डायग्राम व्हाइट वाला था जो आपने बनाया, अब मैंने मेरे काम के फोर्सेस येलो से बना लिए, यानी मैं गिनती में इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको। अब व्हाइट वाले को गिनती में नहीं पकड़ोगे क्योंकि व्हाइट वालों को आप तोड़ चुके हो। फंडा समझो, अगर ये ओरिजिनल चौक है, इसको मैंने तोड़ दिया तो ओरिजिनल बचा क्या, नहीं। वही तो मैंने किया, ये जो व्हाइट वाला है उसको तोड़ दिया ना। अब व्हाइट वाला दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में वो बचा क्या, वो मिस्टर इंडिया हो गया, वो खत्म हो गया। अब वो दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। सिर्फ कौन बचे हैं, येलो वाले। तो उसका आंसर हम फटाक से निकालेंगे। फटाक से कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट। अब अपन निकालते आर एक्स। आर एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल। देखो दुनिया में क्या क्या हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल मेरे को सर ये दिख रहा है, ये किधर जा रहा है, राइट में, पॉजिटिव बनेगा, लिखता हूं 10 cos 37। सर हॉरिजॉन्टल ये भी तो दिख रहा है, किधर जा रहा है, लेफ्ट में, तो क्या करोगे -20 sin 37। आगे बढ़ेंगे 10 बोलो cos 37, जब भी पढ़ाया था cos 37 होता है 3/5, सॉरी 4/5। 20 इंटू ये कितना होता है 3/5। तो अब आगे बढ़ेंगे, कितना हुआ 5 दूने 10, 8 माइनस 4 3 12, तो इसका आंसर कितना आया -4। उसी प्रकार अब आर वाई की बात करेंगे। चलो आर वाई में बताओ वर्टिकल कौन दिख रहा है, वर्टिकल सर ये 1 2 और ये 3 दिख रहे हैं। अच्छा ऊपर जाने वाले दोनों पॉजिटिव, तो कौन कौन आएगा, 10 sin 37 पॉजिटिव है, 20 cos 37 पॉजिटिव बट 5 नेगेटिव। अच्छा इस बारे में 10 बोलो sin 37 3/5, 20 cos 37 4/5 -5। तो अब ये कितना हुआ 2 3 6, ये 4 4 16 -5, 6 में से 5 गए 1 और ये कितना हुआ 17। यहां तक समझ गए सब। अच्छा अब इसका फिर से एक बार डायग्राम में बना लेता हूं। डायग्राम देखो, डायग्राम क्या आया, आर एक्स जो बना था आपका -4, मतलब क्या आप मान गए इधर जाने वाला 4, और आर वाई कितना आया +17। +17 मतलब ऊपर जाता हुआ 17। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट इसके बीच में से ही आएगा। ये सबका लॉजिक लग रहा है इसमें। क्या आप मानने को तैयार है 4 और 17 में स्ट्रॉन्गर कौन है, 17, तो ये झुका हुआ ज्यादा किसकी तरफ रहेगा, 17 की तरफ। ये डायग्राम अपन ने बनाया ताकि अपने को एक और फील आ जाए भैया। अच्छा फिर से आप बताइए, क्या ये लोग आपस में 90 में है, हाइपोटेनस फंडा आएगा। हाइपोटेनस फंडा मतलब अगर इसको रिजल्टेंट मान रहे हो तो रिजल्टेंट का फंडा क्या आएगा बताओ, बताया था ना RX² RY², यानी 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, जितना भी आता बेटे आप वो लोग मैनेज कर लेना उतना। वो होने के बाद में फिर से मैंने कहा कि सर ये वेक्टर है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन आपकी मर्जी, मैंने कहा था डायरेक्शन आपकी मर्जी, आप डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ भी बता सकते, वर्टिकल के साथ भी बता सकते। अब ये बात सुन लो, अगर मैंने ये माना अल्फा, किसको 17 को अल्फा माना, तो क्या याद करने का अपन कैसे करते, tan अल्फा। सर फिर आपने सिखाया था, क्या सिखाया था, अल्फा किसके साथ है बेटा 17 के साथ, 17 को चुपचाप लिखो। दूसरा फोर्स कौन है 4 sin थीटा 4 cos थीटा, वो याद आया। थीटा मतलब एंगल बिटवीन 4 एंड 17, ओरिजिनल एंगल। बोलो ओरिजिनल एंगल कितना है 90, यहाँ पे कितना है 90, cos 90 कितना 0, sin 90 कितना 1, तो ऊपर में 4 और नीचे में 17। अरे यही बात तो 2 मिनट पहले डायरेक्ट बताई थी तुमको। देखो एक बार फिर से, tan अल्फा का आंसर कितना आया 4/17। तो मैंने बताया था ना कि अल्फा एंगल किसके साथ रहेगा, नीचे वाले के साथ। वो नीचे वाला मतलब 17, बराबर किया एकदम। तो भाई तुम कैसे भी जाओ, पहुंचना तो एक ही जगह आपको, बस तरीके नए नए पढ़ रहे अपन। अच्छा अगर मैं ये पूछता, सुनो, अगर मैं इसको बीटा मानता और आपसे अगर मैं tan बीटा पूछता तो आप कैसे जवाब देते, डायरेक्ट जवाब बताओ। बीटा है तो बीटा के टाइम पे 4 नीचे 17 ऊपर। लेकिन अब एक बार फिर से सुनना, ये जो डायरेक्ट वाला बताए, डायरेक्ट वाला हर जगह यूज करोगे क्या, कल तक यूज किया क्या, आज यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के बीच में 90 है।
अरे कर 90 नहीं था ना, कर तो कभी 30 था, कभी 60 था, कभी 45 था। तो ये डायरेक्ट मेथड कब यूज करना? सिर्फ 90 में। या डायरेक्ट मेथड कब यूज करना? कंपोनेंट अप्रोच में। ये सब क्या है? कंपोनेंट अप्रोच। अपन जानते हैं कंपोनेंट अप्रोच में हमेशा RX बनेगा, हमेशा RY बनेगा, और RX RY हमेशा 90 पे रहेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट यूज कर पा रहा हूं। ठीक है, नेवर एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन द मेथड्स। सबका अपने अपने रीजन है, वो समझो, उसके बाद ही काम करो। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या किया? हॉरिजॉन्टल एज इट इज रखना, वर्टिकल एज इट इज रखना, जो टेढ़े भाग रहे उसके टुकड़े करना, राइट में जाते हुए पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। RX कर पाओगे? RY कर पाओगे? उतार लोगे RX किधर, RY किधर? अच्छा एक बात बताइए, ये होता है नॉर्थ, वे हाँ या ना? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब ये R किधर भाग रहा है, तो आप कहोगे सर इट इज इंक्लाइन अल्फा, सुनो, इट इज इंक्लाइंड अल्फा फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। क्योंकि अगर आपने इंक्लाइन अल्फा बोला वो तो ऐसे भी भाग सकता था, लेकिन उधर भाग रहा है क्या? नहीं। बोलने का स्टोरी समझ में आया? कैसे कैसे कहोगे एक बार फिर से? It is inclined at an degree alpha with north towards west, or you could have said it is inclined at an angle beta from west towards north. अब आया ध्यान में? करोगे? देखो